हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बच्चा, कैसे हो? क्या हाल है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? क्या हाल चाल? आवाज़ वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है? ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है? कैसे हो स्टूडेंट्स? क्या हाल चाल आप सबके? मैं छुट्टी के बाद से जब से आई हूँ, तुम लोग की कितनी क्लासेस हुई हैं? छुट्टी के बाद से दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है ना, आज थर्ड क्लास है ना? एक ट्यूसडे हुई थी और फिर वेडनेसडे हुई। क्या सिर्फ एक ही क्लास हुई है छुट्टी के बाद से? अभी दो क्लासेस हो चुकी है ना छुट्टी के बाद से? हाँ, दो क्लासेस हो चुकी है, यस। ये सेकंड है या ये थर्ड क्लास है? अरे दो तो हो चुकी ना। वेडनेसडे ली थी मैंने क्लास एक आप लोगों की, और एक थर्सडे ली थी। वेडनेसडे थर्सडे तो ली थी ना मैंने तुम लोग की क्लास। सेकंड टुडे, आज सेकंड है? नहीं नहीं, दो हो गई है, थर्ड है आज क्लास। ऑफ कोर्स थर्ड है, थर्ड है ना आज। ऑफ कोर्स थर्ड है, मेरे को याद आ रहा है क्योंकि मैं जब छुट्टी से आई थी, छुट्टी से पहले मैं तुम लोगों का ख़त्म करके गई थी, फिर मैंने 5 ईयर प्लान से स्टार्ट किए थे, है ना? तो मैंने आप लोगों को 5 ईयर प्लान करवाया था, और 5 ईयर प्लान उसके बाद ये। हाँ, तो मेरी पहली क्लास वेडनेसडे हुई, फिर थर्सडे हुई, फ्राइडे नहीं हुई, फिर आज हुई है, तो आज थर्ड क्लास है ना? हाँ, ट्रू। चलो चलो, बढ़िया, थर्ड है। ओके, तो टाइप्स ऑफ मार्केट में आपको करवानी थी, और टाइप्स ऑफ मार्केट में हमने दो मार्केट फिनिश कर ली थी, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और एक मोनोपोली। ठीक है, उससे पहले हमने 5 ईयर प्लान्स भी कंप्लीट करे थे। पहले बताओ, इन दोनों में किसी को कोई डाउट? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली में किसी को कोई डाउट नहीं है? मैंने आपको बताया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोली ये एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर्स जो है वो प्राइस टेकर होते हैं, मोनोपोली में सेलर्स जो है वो प्राइस मेकर होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भाई अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, लेकिन मोनोपोली में सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, डन। चलो तो स्टार्ट करते हैं, दो हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में थर्ड मार्केट, और उसे हम कहेंगे मोनोपोलिस्टिक। बच्चे अभी तक मैंने आपको मोनोपोली पढ़ाया, अब मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगी मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट। मोनोपोलिस्टिक हिंदी में इसे हम कहेंगे एका अधिकारी। ठीक है, एका अधिकारी। मोनोपोली इज एका अधिकार, मोनोपोलिस्टिक इज एका अधिकारी। ठीक है, अब मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट आखिरकार क्या होती है? मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट में पहला फीचर होता है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी ऐसी मार्केट जहां पर बहुत सारे खरीदने वाले हों और बहुत सारे बेचने वाले भी हों, यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हों और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हों, यानी बहुत सारे मार्केट में खरीदने वाले भी मौजूद हों और बहुत सारे मार्केट में बेचने वाले भी मौजूद हों। अच्छा, ये जो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, ये मार्केट में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हो। अब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जिनमें आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, उनके कलर, शेप, साइज, ब्रांड, किसी भी चीज में डिफरेंस निकाल सकते हैं। जब आपको परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाया था ना, तो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ऐसी मार्केट जहां पर बहुत सारे बेचने वाले हों और सब के सब होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, यही पढ़ाया था। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में कहा जा रहा है कि बहुत सारे बेचने वाले हैं और सारे के सारे बेचने वाले मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं जिनके बीच में आप डिफरेंस निकाल सकते हो। डिफरेंस कलर में, शेप में, साइज में, हर चीज में, यानी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आर सोल्ड इन मार्केट। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, उसके बाद सेलर्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को बेच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम थर्ड मार्केट की बात करते हैं, तो यहां पर सेलर्स के एंट्री और एग्जिट दोनों में क्या होगी बच्चे?
फ्रीडम होगी, क्योंकि लार्ज नंबर है ना, तो एंट्री और एग्जिट दोनों में क्या होगी, फ्रीडम होगी, यानी दोनों में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, अगर हम आप बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो बेटा सारे ब्रांडेड आइटम्स के सेलर, जितने भी ब्रांडेड आइटम्स है ना, वो सारे के सारे मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट का हिस्सा कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं क्लोथ के ब्रांड की। अब मार्केट में क्लोथ के कितने ब्रांड्स मौजूद है, हम सभी जानते हैं, मार्केट में बहुत ब्रांड्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है। दूसरी बात, बाई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, कोई भी अगर हम दो कपड़े की दुकानें या दो ब्रांड्स को देखेंगे तो उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है, कपड़े तो कपड़े हैं, लेकिन आप डिफरेंस निकाल सकते हो, कलर में डिफरेंस, डिजाइन में डिफरेंस, शेप में डिफरेंस, डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो, और इसीलिए यहां पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा रहा है। ठीक है, ब्रांडेड आइटम्स के सेलर जितने भी होते हैं सब के सब मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट का हिस्सा कहलाते हैं। तो करेक्ट है, सिंपल था, आपको मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट मैंने बताया। फोर्थ मार्केट की अगर हम बात करें तो दैट इज नोन एज ओलिगोपोली। फोर्थ मार्केट हमारे लिए क्या हो गई, ओलिगोपोली बाजार, ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, ओलिगोपोली मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पर फ्यू सेलर्स होंगे, यानी कुछ बेचने वाले होंगे और बहुत सारे खरीदने वाले होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यानी बच्चे मार्केट में कुछ बेचने वाले हैं और मार्केट में बहुत सारे खरीदने वाले हैं, फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। यानी यहां पर थोड़े से भी, मतलब अगर हम बात करते हैं, एक सेलर भी नहीं है, यानी सिंगल नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, ना सिंगल है ना बहुत ज्यादा है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर मार्केट में फ्यू सेलर्स हैं, यानी कुछ बेचने वाले हैं, गिने चुने बाजार में बेचने वाले मौजूद हैं, फ्यू सेलर्स हैं और बायर्स क्या है, ज्यादा है। अच्छा, ये जो फ्यू सेलर्स हैं, याद रखिएगा, ये कभी कभी आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं कार्टेल। यानी फ्यू सेलर्स आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, यानी प्राइसेस के लिए ये हमेशा एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इनकी क्या होगी, इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी होती है, और कभी कभी तो ये अपने प्राइसेस के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी एक दूसरे सेलर्स पर निर्भर होते हैं। यानी कोई भी एक सेलर अगर कीमतों को बढ़ा रहा है तो बाकी के सेलर भी कीमतों को बढ़ा लेते हैं, कोई एक सेलर कीमतों को गिरा रहा है तो बाकी के सेलर भी कीमतों को गिरा देते हैं। यानी इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी होती है, यानी जो ये कीमतें डिसाइड करते हैं ना, वो एक दूसरे को देख कर डिसाइड करते हैं। इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी होती है। फ्यू सेलर्स हैं, बायर्स लार्ज हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, जो फ्यू सेलर्स हैं ये आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसे ये क्या कहते हैं, कार्टेल का नाम देते हैं। इनकी इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी होती है, यानी कीमतों को निर्धारित करने के लिए ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ फ्यू सेलर हैं, कुछ बेचने वाले हैं बच्चे, तो कुछ बेचने वाले में एंट्री में क्या होगी, रेस्ट्रिक्शंस होंगी, यानी पाबंदियां होंगी, यानी कोई भी आसानी से मार्केट में एंट्री नहीं कर सकता। एंट्री में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है, पाबंदियां हैं, कोई भी आसानी से मार्केट में आ नहीं सकता, कोई भी सेलर्स आसानी से मार्केट में एंट्री नहीं कर सकता। अगर एंट्री कर ली है तो एग्जिट करने में क्या है, एग्जिट करने में आसानी है, यानी फ्रीडम है। यानी एंट्री में रेस्ट्रिक्शंस होंगे सेलर्स के, और एग्जिट में क्या होगी, फ्रीडम होगी, यानी आसानी होगी। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं, इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, अब यहां पर ओपेक,
ओपेक क्यों ओलिगोपोली है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रुप ऑफ मेंबर कंट्रीज है जो कि ऑयल के एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहले ये एक कार्टेल है, ये एक ग्रुप है, यहाँ फ्यू सेलर्स हैं, यहाँ पर एंट्री में रेस्ट्रिक्शन है, एग्जिट करने में फ्रीडम है। इनकी प्राइसिंग पॉलिसी इंटरडिपेंडेंट है, यानी ये कीमतों को निर्धारित करते हैं एक दूसरे को देखकर। तो ओलिगोपोली इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। टेलीकम्युनिकेशन इसका एग्जाम्पल हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जो है वो इसके एग्जाम्पल हो गए। और इसीलिए जहां फ्यू सेलर है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं मिलेंगे, वो एक दो भी नहीं मिलेंगे, कुछ बेचने वाले हैं, वो ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट का हिस्सा कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, डन। अब फिफ्थ और लास्ट मार्केट जो हमारे लिए है उसे हम कहते हैं बायलैटरल मोनोपोली। अब यहीं पर मैं लिख दे रही हूं, इसके लिए नेक्स्ट पेज नहीं करती हूं। फिफ्थ एंड लास्ट मार्केट है जिसे हम कहते हैं बायलैटरल मोनोपोली। एंड सीजीएल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली मतलब दो तरफ से एकाधिकार। बायलैटरल मोनोपोली का मतलब है सिंगल बायर, यानी एक ही बेचने वाला होगा और एक ही खरीदने वाला। सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर, यानी कोई भी एक ऐसी मार्केट जहां सिर्फ एक ही बेचने वाला होगा और कोई भी ऐसी मार्केट जहां पर सिर्फ एक ही खरीदने वाला होगा, उसे हम क्या कहेंगे? बायलैटरल मोनोपोली के नाम से जानेंगे। यानी सिंगल बायर होगा और सिंगल सेलर होगा। अब सिंगल बायर और सिंगल सेलर की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी मार्केट जहां पर बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि भाई अगर कोई चीज बेचेंगे तो सिर्फ मैं बेच रही हूं, कोई चीज खरीदेंगे तो सिर्फ आप खरीदेंगे, माने मैं सिर्फ आपको बेचूंगी और आप सिर्फ मुझसे ही खरीदेंगे। अगर बायर और सेलर के बीच में ऐसा एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो बायलैटरल मोनोपोली होगा। बायलैटरल मोनोपोली सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा लेबर मार्केट में। अक्सर लेबर मार्केट में बायलैटरल मोनोपोली हो जाता है। लेबर मार्केट यानी लेबर को प्लेस करने वाले यूनियन और इंडस्ट्रीज के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो आपस में ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि देखो, मेरे यूनियन में जितने लेबर आएंगे उसे हम आपकी ही इंडस्ट्री में प्लेस करेंगे और आपकी इंडस्ट्री में जितने लेबर होने चाहिए वो सिर्फ मेरे ही यूनियन से होने चाहिए। आप मेरे अलावा किसी और यूनियन से लेबर नहीं मंगवा सकते और हम आपके अलावा किसी और इंडस्ट्री में लेबर नहीं भेज सकते। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये क्या है? बायलैटरल मोनोपोली की मार्केट है, यानी दो तरफ से एकाधिकार है, यानी सिंगल सेलर है और सिंगल बायर है। ठीक है, तो 5 तरीके की मार्केट मैंने आपको यहां पढ़ाई। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर्स होते हैं बहुत ज्यादा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। फिर मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, एक ही बेचने वाला होता है। मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। फिर ओलिगोपोली आया तो वो कह रहा है फ्यू सेलर, कुछ बेचने वाले होंगे और बहुत सारे खरीदने वाले होंगे। और फिर बायलैटरल मोनोपोली आता है जिसमें कहा जाता है सिर्फ एक ही सेलर होगा और एक ही बायर होगा। अब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर दो मार्केट में होते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी होते हैं और मोनोपोलिस्टिक में भी होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बच्चे? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर एक तरीके की वस्तुएं बेचते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट की सेलिंग होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर जो प्रोडक्ट की सेलिंग होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है, यानी मोनोपोलिस्टिक में अलग अलग वस्तुएं बेचते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट की सेलिंग होती है। ठीक है, मोनोपोली कह रहा है हम ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जिनके बीच में हम किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं निकाल सकते, ना कलर, ना शेप, ना साइज, ना ब्रांड, कुछ भी नहीं। सब कुछ हमारा क्या होगा? एकदम एक्सक्लूसिव होगा, यानी हमारे प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में मौजूद नहीं होगा। मोनोपोली में सेलर्स जो है वो प्राइस मेकर होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर्स जो है वो प्राइस टेकर होते हैं। ठीक है, डन। समझ में आ गया सबको ये 5 तरीके की मार्केट? तो एक बार इसे लिखो और लिखकर कंप्लीट करो, टाइप्स ऑफ मार्केट का टॉपिक आपका खत्म हो गया। ठीक है, लिख लो बच्चे।
लिख लो स्टूडेंट्स, लिख के कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम आज नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। डन है बच्चा? मैम ओलिगोपोली की वो हिंदी में क्या कहते हैं? आई थिंक अल्पा अधिकार। ओलिगोपोली हिंदी में इसे हम कहते हैं अल्पा अधिकार। अल्पा अधिकार। डन है? आगे बढ़ू नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट। देख लिया बच्चे? डन? डन स्टूडेंट्स? बायलैटरल मोनोपोली यानी दो तरफ से एकाधिकार। बायलैटरल मोनोपोली बच्चे यानी दो तरफ से एकाधिकार। ठीक है? चलो आगे बढ़े हम। हाँ जी स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालिए, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए है वो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट यानी हम वित्तीय बाजार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? अब बस दो ही टॉपिक आई गेस आपके बचे हैं। एक है हमारे लिए फाइनेंशियल मार्केट और दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों टॉपिक के साथ आपका फुल इकोनॉमिक्स का कोर्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है? तो बस आपकी कुछ क्लासेस और हैं, आई थिंक तीन से चार क्लासेस और लगेंगी। इसके साथ साथ तुम्हारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? एंट्री और एग्जिट होता ही नहीं है बायलैटरल मोनोपोली में पिंकी पांडे, क्योंकि एक ही सिंगल सेलर है, सिंगल बायर है। सिंगल सेलर है, सिंगल बायर है, तो फिर उसमें एंट्री और एग्जिट का मतलब ही नहीं है। ठीक है? एक भी एग्जिट कर जाएगा तो बायलैटरल मोनोपोली की जो मीनिंग है वही खत्म हो जाएगी, है ना? ओके डन। अब हम फाइनेंशियल मार्केट शुरू करें बच्चे, बोलो। ओके तो चलो फाइनेंशियल मार्केट में आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। फाइनेंशियल मार्केट बच्चे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है? एक को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में दो डिविजन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट और एक को हम कहते हैं मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। ठीक है? अब यहां पर पहले ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल और मनी मार्केट, हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या होता है कैपिटल मार्केट और क्या होता है मनी मार्केट। ठीक है? इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल में कैपिटल मार्केट कवर करेंगे, क्योंकि मनी मार्केट जो है वो बैंक्स के एग्जाम का पार्ट है। तो मनी मार्केट हम यहां पर कंप्लीट नहीं करेंगे, हम डिटेल में कैपिटल मार्केट कंप्लीट करेंगे, याद रखिएगा।
और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में, लेकिन मैं आपको डिफरेंस जरूर बताऊंगी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आखिरकार क्या होता है। तो सबसे पहली बात, कैपिटल और मनी मार्केट में जो पहला डिफरेंस होता है बच्चे, वो ये होता है कि कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में डीलिंग होती है। यानी कोई भी एक ऐसी मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में डीलिंग हो रही है, ऐसी मार्केट को हम क्या कहेंगे? कैपिटल मार्केट के नाम से जानेंगे। और वहीं पर मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के इंस्ट्रूमेंट के बीच में डीलिंग हो रही है। यानी अगर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में डीलिंग हो रही है तो वो है कैपिटल मार्केट, अगर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में डीलिंग हो रही है तो वो हमारे लिए क्या होगा? मनी मार्केट का हिस्सा कहलाएगा। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? लॉन्ग टर्म यानी कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका मैच्योरिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा के लिए हो। यानी कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कैश में कन्वर्टेबल 1 साल से ज्यादा के समय के टाइम लेकर हो रहा हो, ऐसे मार्केट को हम क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। और वहीं पर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट यानी कोई भी एक ऐसी मार्केट जिसका मैच्योरिंग पीरियड 1 साल या 1 साल से कम हो। यानी अगर वो कैश में कन्वर्टेबल साल भर के अंदर के समय पर हो रहे हैं तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? ऐसे को हम शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट कहेंगे और इसकी डीलिंग हमेशा मनी मार्केट में होती है। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट यानी कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका मैच्योरिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा का होता है, यानी यहां पर वो जो कैश में कन्वर्टेबल होते हैं उनको कैश में कन्वर्टेबल होने के लिए 1 साल से ज्यादा का समय मिलता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है अभी सब बताती हूं, अभी ध्यान से सुनिए। अभी मैंने सिर्फ आपको टाइम पीरियड बताया। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट को हेड कौन करता है? तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेबी करता है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और वहीं पर मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल बेसिक से डिफरेंस है बिटवीन कैपिटल और मनी मार्केट। अब हम बात करते हैं यहां पर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट की। जस्ट अ सेकेंड, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट का टाइम दो बच्चों। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्या है मैम? जस्ट अभी बता रही हूँ, बस 1 मिनट रुको। और जब डिटेल में कैपिटल मार्केट में बात करना स्टार्ट करेंगे ना, तो कैपिटल मार्केट के बारे में हम डिटेल में बात करने पर इस बारे में बात करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, वही नेक्स्ट हमारे लिए है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक चीज बता दी कि ये कैश में कन्वर्टेबल 1 साल से ज्यादा के समय पर होता है और ये कैश में कन्वर्टेबल 1 साल से कम के समय पर होता है। सिर्फ इतनी सी चीज बताई। ठीक है, लेकिन अब यहां पर हम बात करते हैं मैम ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है क्या, एक्चुअली है क्या? तो इसे हम एक वर्ड में सम अप करते हैं और हम कहते हैं कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह है जो कि शेयर्स के बीच में डीलिंग करती है। जहां पर हम शेयर्स के बीच में डीलिंग कर पाए उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट कहते हैं। अब शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है?
व्हाट इज शेयर्स? शेयर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। ठीक है, मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक कंपनी बनाने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक कंपनी बनाने जा रही हूँ और मेरी कंपनी को बनाने के लिए मुझे लग रहे हैं मान लो 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब 1 करोड़ रुपए मुझे मेरी कंपनी बनाने के लिए लग रहे हैं, तो हो सकता है भाई कि 1 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतना पैसा ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि 1 करोड़ का रिस्क मैं अकेले में नहीं लेना चाह रही हूँ। कुछ भी हो सकता है भाई, पैसा ना है, या फिर मैं सोच रही हूँ इतना बड़ा रिस्क मैं अकेले में क्यों लूं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया बच्चे कि मैंने 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए अपनी तरफ से लगाकर अपनी कंपनी की शुरुआत कर दी। मैंने 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए लगाकर अपनी कंपनी की शुरुआत कर दी। लेकिन अभी भी मेरे पास कितने रुपए बचे हैं? अभी भी मेरे पास 80 लाख रुपए बचे हैं। तो अब इस 80 लाख को तो मुझे अरेंज करना ही है। तो ये जो बचे हुए पैसे हैं, इसको अरेंज करने के लिए मैं कैपिटल मार्केट का रास्ता अपनाऊंगी। और मैं कैपिटल मार्केट का रास्ता अपनाने में सबसे पहला काम करूंगी, यहां पर क्रिएट करूंगी इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ। मैंने क्रिएट किया 80 लाख रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है? मैंने 80 लाख रुपए का आप सबके सामने एक ऑफर रखा। मैंने जनता के सामने ये 80 लाख रुपए का ऑफर रखा कि आप सारे के सारे जो जनता है, जो पब्लिक है, मुझे मिलकर 80 लाख रुपए दो ताकि मैं अपनी कंपनी में 80 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकूं। ठीक है, अब मैं अपनी कंपनी में 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद मैंने कहा भाई इस कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा, कुछ प्रॉफिट मैं अपने पास रखूंगी और कुछ प्रॉफिट जो है मैं आप सबके बीच में क्या करूंगी? डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। ठीक है, समझ में आया आपको? तो मैंने क्या करा बच्चे, मैंने यहां पर 80 लाख रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफर क्रिएट किया। यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी सिंपल, मैंने आम जनता के सामने ये ऑफर रखा कि आप सारे के सारे बच्चे मिलकर, या आप सारे के सारे पब्लिक, या आप सारे के सारी जनता मिलकर मुझे 80 लाख रुपए दे ताकि इन 80 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स के साथ मैं अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकूं। बाकी जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम आपस में बांटेंगे। इससे 2 काम होंगे। इससे ये काम हुआ कि भाई देखो, मेरे पास जो पैसों की कमी पड़ रही थी वो मैं आप सबके जेबों से पूरा कर रही हूं, और आपका फायदा ये होगा कि मैं फ्री में तो पैसे नहीं ले रही हूं, मैं बदले में आपको क्या दे रही हूं? अपनी कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा दे रही हूं। अब भाई यहां पर मैंने सिर्फ 80 लाख रुपए लिखा है बच्चे, ऐसे ना करोड़ों के इनिशियल पब्लिक ऑफर क्रिएट होते हैं, यानी 200 करोड़, 500 करोड़, इतने जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर क्रिएट होते हैं। अब इतनी बड़ी रकम का बर्डन किसी एक इंडिविजुअल पर पूरी तरीके से ना पड़े, तो ये कंपनी करती क्या है? ये अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। ये कंपनी करती क्या है? ये अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। यानी 80 लाख को हमने 10 लाख के हिस्सों में बांट दिया, जिसमें एक हिस्से की कीमत कितनी रुपए मैंने रखी? 8 रुपए। तो ये जो एक हिस्से की कीमत है 8 रुपए, इससे हम कहते हैं शेयर्स, और इन्हीं शेयर्स के बीच में डीलिंग होती है कैपिटल मार्केट में, जो कि एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आप में से किसी स्टूडेंट ने इस कंपनी के 10,000 शेयर खरीद लिए। भाई 10 लाख मैंने शेयर उतारे थे ना, मान लो 10,000 शेयर आपने खरीद लिए, और एक शेयर के बदले में मुझे कितना रुपए दिया होगा? 8 रुपए। यानी 10,000 शेयर खरीदने के बदले में आपने मुझे कितना रुपए दिया होगा? 80,000 रुपए दिया होगा। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मुझे 80 लाख रुपए की जरूरत थी, उसमें से 80,000 का कंट्रीब्यूशन आपने अपनी तरफ से किया है। कैसे? क्योंकि आपने
मेरी कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे, जिसमें से एक शेयर की कीमत मैंने कितनी डिफाइन करी थी, जिसमें से एक शेयर की कीमत मैंने 8 रुपए डिफाइन करी थी। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से बच्चे? ये यस और नो, समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, परफेक्ट है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहां पर, वापस से लौट कर आते हैं। तो अब यहां पर कैपिटल मार्केट को डिटेल में पढ़ने के लिए बेटा, कैपिटल मार्केट में हम 3 ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। कैपिटल मार्केट को अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम कैपिटल मार्केट के 3 ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक होगा हमारे लिए इशूअर्स। इशूअर्स हिंदी में से हम कहते हैं जारीकर्ता। इशूअर्स यानी जारीकर्ता। एक होता है हमारे लिए इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज यानी बिचौली, और एक को हम कहते हैं इन्वेस्टर्स। ये 3 ग्रुप की बात होती है हमारे शेयर मार्केट में, या फिर आप कह सकते हो कैपिटल मार्केट में। एक होता है इशूअर, एक होता है हमारे लिए इंटरमीडियरीज, और एक होता है हमारे लिए इन्वेस्टर। इशूअर जारीकर्ता यानी वो ग्रुप जो इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू शेयर्स को शेयर बाजार में लिस्ट करते हैं। यानी ये जो शेयर्स, जिस कंपनी के शेयर्स में हम व्यापार कर रहे हैं, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू हम जनता के सामने ऑफर रख रहे हैं, जिनके शेयर्स को हम खरीद और बेच रहे हैं, उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? इशूअर यानी जारी करने वाला, यानी जारीकर्ता। ठीक है, इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज का ये काम है कि ये हम इशूअर्स को इन्वेस्टर्स के साथ जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 लाख रुपए कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। अब भाई मैं 10 लाख रुपए कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करूं? अब कोई सब्जी तो है नहीं कि बाजार से जाके मैं खरीद पा रही हूं या खरीद कर ले आ रही हूं। भाई मुझे कैपिटल मार्केट से किस तरीके से कनेक्ट होना है, इसके कनेक्शन, ये जो कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं, ये कनेक्शन कौन बैठाता है? इंटरमीडियरीज यानी बिचौली बैठाता है। और इन्वेस्टर्स यानी हम कॉमन लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। भाई हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी आर इन्वेस्टर। जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी क्या कहला रहा है? इशूअर। और जिसके थ्रू इन्वेस्ट करने का काम कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या कहला रहा है? इंटरमीडियरीज कहला रहा है। समझ में आया अच्छी तरीके से? यस और नो? तो इनिशियल पब्लिक ऑफर सिंपल जो है, इशूअर यानी जारीकर्ता, जिनके शेयर्स के बीच में हम व्यापार कर रहे हैं। इंटरमीडियरीज के थ्रू हम इनमें इन्वेस्ट करने का काम कर सकते हैं, और इन्वेस्टर्स यानी ये वो ग्रुप होता है जो कि इन्वेस्ट करने का काम करता है। अब हम आगे बात करते हैं कि इंटरमीडियरीज कैसे हमको कनेक्ट करता है। इंटरमीडियरीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। भाई मैम, इंटरमीडियरीज हमें किस तरीके से शेयर मार्केट में कनेक्ट करने का काम करता है? तो बच्चे, इंटरमीडियरी कंपनी हमें एक ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट ऑफर करने का काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जो कि हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, और इस डीमैट अकाउंट में वो सारे फंक्शंस और चीजें मौजूद होती हैं जो कि हमें जरूरत होती है इन्वेस्टमेंट करने की। यानी अगर हमारे पास ये डीमैट अकाउंट है तो हम शेयर मार्केट में खरीद और बेच कर सकते हैं। तो ये डीमैट अकाउंट के थ्रू हम इन्वेस्टर्स को इशूअर्स के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, डन। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं कि भाई डीमैट अकाउंट के थ्रू हम कनेक्ट तो हो गए मैम, अब
यहां पर जितना भी प्रॉफिट होगा मैम वो तो मेरा ही होगा, बिल्कुल सही बात है, जितना भी प्रॉफिट है आपका ही होगा, आप इनको तो नहीं दोगे इंटरमीडिएट कंपनी को। अच्छा, जितना भी नुकसान होगा मैम वो भी तो हमारा ही होगा, आप इनको तो दोगे नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो फायदा भी मेरा मैम, नुकसान भी मेरा, तो फिर ये हमें डीमैट अकाउंट देने का क्यों काम करते हैं, क्यों, इनको क्या फायदा होता है डीमैट अकाउंट से? तो बच्चे इनको फायदा होता है एक्चुअली में, ये डीमैट अकाउंट के बदले हमसे चार्ज करते हैं इनकी सोर्स ऑफ इनकम, जिसे ये क्या कहते हैं, ब्रोकरेज। ये डीमैट अकाउंट के बदले हर एक कस्टमर से चार्ज करते हैं ब्रोकरेज, जो इनकी यानी इंटरमीडियरी कंपनी की मेन सोर्स ऑफ इनकम कहलाती है। अब ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज मतलब होता है एक फिक्स्ड परसेंटेज जो कि डीमैट अकाउंट के हर एक लेन देन से डिडक्ट किया जाता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैंने 10,000 शेयर खरीदे थे और एक शेयर की कीमत थी 8 रुपए, तो 80,000 हो गया। तो जब मैंने 80,000 रुपए की खरीद करी ना डीमैट अकाउंट से, तो इस 80,000 से एक फिक्स्ड परसेंटेज मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1%, तो एक 80,000 का 1% मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया, जो कि किसके पास चला जाएगा? इंटरमीडियरी कंपनीज के पास चला जाएगा, जिसे ये क्या कहेंगे? जिसे ये ब्रोकरेज कहेंगे। अब मैंने खरीद तो लिया, मान लो मैंने शेयर्स खरीद लिए, अब मान लो मुझे शेयर्स को बेचना है, भाई ये भी है। अब मान लो मुझे क्या करना है? शेयर्स को बेचने का काम करना है। मान लो 8 रुपए का शेयर, मेरी किस्मत अच्छी हुई 10 रुपए में पहुंच गया। अब मैंने 10,000 शेयर 10 रुपए में बेच दिए। 80,000 के खरीदे थे और 10,000 शेयर 10 रुपए में बेच दिए, यानी कितने में बेच दिए मैंने? प्रॉफिट में बेच दिए, यानी अब 1,00,000 रुपए के बेचे। तो जैसे ही मैं फिर से 1,00,000 रुपए के शेयर बेचूंगी ना, तो फिर से मुझे 1,00,000 का 1% एज अ ब्रोकरेज किसे देना पड़ेगा? इंटरमीडियरी कंपनीज को देना पड़ेगा। अच्छा, मान लो नुकसान में गए, 80,000 के शेयर 50,000 में बिके, तो फिर से मुझे 50,000 का एक फिक्स्ड परसेंटेज एज अ ब्रोकरेज इंटरमीडियरी कंपनी को देना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ब्रोकरेज आपके हर एक ट्रांजैक्शन पर लगता है। यानी आप डीमैट अकाउंट पे चाहे खरीद रहे हो, चाहे बाय कर रहे हो, चाहे बेच रहे हो, चाहे खरीदो चाहे बेचो, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप हर एक ट्रांजैक्शन का एक फिक्स्ड परसेंटेज किसे दे रहे हो? हर एक ट्रांजैक्शन का एक फिक्स्ड परसेंटेज इंटरमीडियरी कंपनीज को दे रहे हो, और जिसे ये कहते हैं ब्रोकरेज। और यही ब्रोकरेज इनकी कमाई का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। यहां तक समझ में आया सबको अच्छी तरीके से? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सिर्फ कैपिटल और मनी मार्केट के बीच में डिफरेंस पढ़ा। फिर मैंने आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर बताया। मैंने कहा इनिशियल पब्लिक ऑफर के ही छोटे छोटे हिस्सों को हम शेयर्स कहते हैं। उसके बाद मैंने 3 ग्रुप्स के बारे में बताया, इशुअर, इंटरमीडियरीज और इन्वेस्टर। फिर मैंने आपको डीमैट अकाउंट की कहानी सुनाई, और उसके बाद मैंने आपको यहां पर ब्रोकरेज समझाया कि ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। हाँ जी स्टूडेंट्स, एनीवन, किसी को किसी तरीके का यहां तक डाउट है प्लीज पूछ सकता है मुझसे। डन, कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ूं?
चलो तो बैक चलती हूं और यहां पर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट को बच्चे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फाइनेंशियल मार्केट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कैपिटल और मनी मार्केट पे। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। कैपिटल मार्केट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हिंदी में से हम कहते हैं प्राथमिक बाजार। प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार। और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट यानी द्वितीय बाजार। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय बाजार। अब यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है तो देखो ध्यान से सुनना। प्राइमरी मार्केट यानी कोई भी ऐसी मार्केट जहां पर ट्रेडिंग होती है डायरेक्टली इशूअर्स और इन्वेस्टर्स के थ्रू। यानी जब इन्वेस्टर्स यानी निवेशक सीधा डीलिंग करते हैं किससे, जब निवेशक सीधा डीलिंग करते हैं जारीकर्ता से, तो इशूअर और इन्वेस्टर्स के बीच में जो भी डीलिंग होती है, जब सीधा इन दोनों के बीच में डीलिंग होगी तो ये हमारे लिए कहां होगी, प्राइमरी मार्केट में डीलिंग होगी। ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट यानी एक ऐसी मार्केट जहां पर ट्रेडिंग होगी इन्वेस्टर्स के आपस में। यानी अगर निवेशक सीधा ट्रेडिंग कर रहे हैं इशूअर के साथ तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट। अगर निवेशक डील कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं आपस में तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी मार्केट। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आपसे ये पूछा जाए ना, न्यू कैपिटल इशू कहां पर होता है, कभी भी ये पूछा जाए नया कैपिटल इशू कहां पर होता है, तो न्यू कैपिटल इशू हमेशा प्राइमरी मार्केट में होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। न्यू कैपिटल इशू हमेशा कहां पर होता है, न्यू कैपिटल इशू हमेशा प्राइमरी मार्केट में होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा भाई, मान लो कोई एक नई कंपनी आई या कोई पुरानी कंपनी ने नया इनिशियल पब्लिक ऑफर क्रिएट किया। ऐसा होता रहता है ना भाई, कोई कंपनी बन गई, अब उसे वक्त बा वक्त पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। तो एक कोई नई कंपनी नया इनिशियल पब्लिक ऑफर क्रिएट कर रही है या फिर कोई पुरानी कंपनी नया इनिशियल पब्लिक ऑफर क्रिएट कर रही है, तो सबसे पहले उसे लिस्ट कहां पर करा जाएगा, प्राइमरी मार्केट पे। यानी नया इनिशियल पब्लिक ऑफर सबसे पहले कहां पर आएगा, प्राइमरी मार्केट पर ही आएगा। ठीक है। अब प्राइमरी मार्केट में वो आ गया, अब प्राइमरी मार्केट में आने के बाद क्या होगा भाई, ये प्राइमरी मार्केट में आ गया, नया इनिशियल पब्लिक ऑफर क्रिएट हो गया। भाई मान लो मुझे पता चला कि एक कंपनी आई है, उसने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर क्रिएट किया, मैंने उसके बारे में पढ़ा, मुझे वो अच्छा लगा, देखने में मुझे वो सही लग रहा है, उसके बारे में पढ़ा, मुझे लगा इस कंपनी के ग्रोथ के चांसेस है। मैंने क्या किया, सीधा उस कंपनी से उसके शेयर्स को खरीद लिया। तो ये डीलिंग हमारे लिए कहां पर हो गई, प्राइमरी मार्केट में। हम कुछ इन्वेस्टर्स ने सीधा इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू सीधा इशूअर से शेयर्स को खरीद लिया। अब इशूअर एग्जिट कर गए क्योंकि उनको पैसा चाहिए था, उनको पैसा मिल गया और शेयर्स हमारे पास आ गए। तो ये डीलिंग कहां हो गई, प्राइमरी मार्केट में। अब मान लो वो कंपनी चल पड़ी और हमको फायदा होने लगा। अब कुछ इन्वेस्टर्स को जब फायदा होने लगा तो बाकी के इन्वेस्टर्स को लगा कि यार हमें भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उस कंपनी ने अपने शेयर तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू इन्वेस्टर्स को प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी बेच दिए। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब हम जो है, मेरे पास जो शेयर्स हैं वो मैं आपको बेचूंगी। यानी इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेडिंग करेंगे, भाई मेरे पास शेयर है, मैं अपने शेयर्स आपको बेचूंगी, आपसे पैसा लूंगी। तो जब हम इन्वेस्टर्स एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर इशूअर और इन्वेस्टर्स के बीच में डीलिंग होती है और यहां पर इन्वेस्टर्स के आपस में एक दूसरे के साथ डीलिंग होती है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, इतना आया समझ में। चलो पहले इतना लिखो, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। मैम मैथ्स की क्लास का टाइमिंग हो गया बच्चे, मेरी क्लास तो अभी है ना, चलो फिर भी मैं छोड़ दूंगी, पहले इतना लिखो, पहले इतना लिखो।
डन है बच्चा, लिख लिया। मैम ऐसे कंप्लीट कर नेक्स्ट क्लास में कीजिए, मैथ्स की क्लास का टाइम हो गया। हाँ बस ठीक है, ओके डन। अब इसे लिख लो, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में या इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लिख लो, मंडे को लगेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तुम लोग की, उस पर बात करेंगे इसके आगे। क्लास शुरू हो गया है? अच्छा चलो बस ठीक है, इसे लिख को कंप्लीट करो, फिर उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, फिर आज की क्लास आपका यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, थैंक यू।